ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे कि भैया ये गलतियां मत करना या ये चीज़ें अच्छे से कर लेना, जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम की अगर बात करें, मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा, फेज़ 1 या फेज़ 2 एंड वाई? तो जब आप एफएम पढ़ते थे साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कर ही रहे थे, आपने बताया डिस्क्रिप्टिव भी साथ साथ करते थे, या वो आपने एंड में किए जाके? कैसे रोहित? रोहित थोड़ा फील कर रहे हैं कि इतना वार्म वेलकम दिया जा रहा है। सो गाइज प्लीज वेलकम रोहित। इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम क्रैक किया है, और इनकी सबसे ज्यादा यूनिक चीज ये है, जो एस्पिरेंट्स को भी मैं बताऊंगा जब हम इंटरव्यू लेंगे। हम ना गैप ईयर्स के बारे में बहुत रोते हैं कि मेरे 2 गैप ईयर्स हैं सर, मेरे 3 गैप ईयर्स हैं, और ये बंदा ऐसा है कि इसके इंजीनियरिंग में ही गैप ईयर्स हैं। मतलब इन्होंने 4 साल की इंजीनियरिंग 6 साल में की है, नॉट के इनकी सप्ली थी या फेल हुए थे। इन्होंने 2 साल इंजीनियरिंग की, इनको कॉलेज अच्छा नहीं लगा, इन्होंने दोबारा जाके 12th की पढ़ाई की, एग्जाम दिया, दोबारा इंजीनियरिंग कॉलेज चूज किया। मतलब वो पहला केस है जो मैं हिस्ट्री में देख रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं। लोग ड्रॉप करते हैं बट कंसेक्यूटिव ड्रॉप होते हैं कि 12th में ही 3 ड्रॉप ले लिया, आईआईटी जाना है। इन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फिर इनको लगा कि कॉलेज अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। ही वेंट बैक, स्टडीड अगेन केमिस्ट्री फिजिक्स एंड क्रैक्ड अ गुड कॉलेज दैट ईयर। बहुत अच्छे कॉलेज से हैं। नाम बताइए अपने कॉलेज का। IST शिवपुर, दैट्स फ्रॉम कोलकाता। तो इन्होंने मेटलर्जी इंजीनियरिंग की है, राइट? यस सर। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, वर्किंग थे, फ्रस्ट्रेट भी रहते थे, इन्होंने बताया पढ़ाई करते करते, बट वो कॉमन है। बट ये गैप ईयर्स वाली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी। मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि कोई 2 साल इंजीनियरिंग करके 4 साल की, वो भी मतलब स्टडीज 2 साल बाद छोड़ के दोबारा 0 से शुरू करेगा। सो दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत अच्छा एग्जाम फोड़ा है। और शायद वो पहले 2 साल जो एक कसक रह गई होगी कि बर्बाद हो गए, अब वो पूरे हो गए हैं आपके, बिल्कुल पूरे हो गए। सो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रोहित। और रोहित, ये हमारी तरफ से कुछ बहुत ही छोटे से गिफ्ट हैं यार, बट दिस इज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर योर सक्सेस, एंड इट्स इंडीड अ ऑनर कि वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो दिस इज अ प्लांट, इसको पानी देना यार, बड़ा करना। यस सर, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रमोशंस होंगी, आई होप कि ये भी बड़ा होगा। बिल्कुल। एंड दिस इज द अचीवर्स बैच। सो दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर पीपल हु क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, राइट? तो ये आपको दिया जा रहा है आज। यू कैन वियर इट ऑन योर चेस्ट। Thank you, sir. And these are some books which will help you increase your wisdom financially, psychologically. बहुत अलग अलग बुक्स दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी बुक्स है, बट ऑल ऑफ दीज बुक्स हैव बीन चूजन स्पेसिफिकली जो आपको अपने करियर में हेल्प करेंगी, मे बी फाइनेंशियली, मे बी ऑफिस वाइज, हैंडलिंग पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। Yes, sir, sure. Okay guys, any questions you have for Rohit? आप जानना चाहें इनकी जर्नी के बारे में? So गुरकीरत sir has a question. Yes गुरकीरत। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि 2 साल छोड़ के सीधा फिर दोबारा स्टार्ट करना, मतलब व्हाट इज द क्लिक बिट? मतलब ऐसा क्या आपको लगा कि पसंदीदा, ऐसा क्या नहीं आया आपको कि 2 साल के बाद आपने सोचा नहीं हाँ दोबारा से करना चाहते? सर बहुत सारे चीज़ थे उस टाइम। मतलब हम लोग 4 फ्रेंड्स रहते थे एक साथ, और फिर चारों ने मिलकर डिसाइड किया था ये चीज़, क्योंकि क्योंकि कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ होते थे उस टाइम, फाइनेंशियल, और जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारे होते थे इश्यूज उस टाइम पे। और एक टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन आ चुका था कि नहीं, अब तो नहीं रहना यहाँ पर है ऐसा। तो फिर बस डिसाइड किया, घर में बात की, फिर चले आए। आई थिंक वो शायद एक हम सपना देख के जाते हैं ना कि 4 साल में पता नहीं हम क्या ही बन जाएंगे, क्या ही प्लेसमेंट होगी, तो वो 2 साल बाद पता लग जाता है। शायद वो 1 साल बाद ही पता लग गया होगा, लेकिन 1 साल वो सोचने में लग जाता है कि जाऊं ना जाऊं। बट इट वुड हैव बीन अ वेरी टफ डिसीजन, बट ही टुक इट। तो लाइफ में रिस्क तो लेने पड़ते हैं। और मैंने एक चीज कहीं पढ़ी थी, मैं भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, कि इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग रिस्क, इट्स अबाउट हाउ डू यू मैनेज योर रिस्क। रिस्क इज इनएविटेबल, ठीक है? तो हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सड़क पे चलना भी एक रिस्क है। सो रिस्क यू कैन नॉट अवॉइड कंप्लीटली, यू हैव टू मैनेज इट। सो ये चीज आप भी याद रखिएगा, और इन्होंने तो वो इंप्लीमेंट की है।
रोहित, मेरा भी क्वेश्चन है। आप जिस फर्म में काम कर रहे थे वहाँ पे आपका रिसर्च पेपर के ऊपर काम रहता था, बहुत सारा डाटा जो है पढ़ते थे, रीड करते थे, और इधर आप जीएवी, करंट अफेयर भी, एफएमई, एसआई भी पढ़ रहे थे, तो पूरे दिन पढ़ाई रहती थी, मतलब जॉब में भी पढ़ाई और आफ्टर जॉब भी पढ़ाई। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं बर्नआउट नहीं होता कि यार मैं हर टाइम डाटा में ही, हर टाइम नंबर्स में ही खेल रहा हूँ? बिल्कुल सर। लाइक मैं बता सकता हूँ, मेरा दिन भी शुरू होता था पढ़ते हुए और ख़त्म भी होता था पढ़ते हुए। बर्नआउट तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता था। मतलब 8 मंथ तो मैं सोच लिया था कि ये 6 से 8 मंथ तो जो भी हो मतलब करते रहना है, बस जैसे भी हो मतलब करते रहना है। इंस्पिरेशन कहाँ से आई इतनी मतलब मेहनत करने की? सर एक लाइक गोल डिसाइड कर लिया था मैंने कि नहीं, इस बार इसी साल करना है, अभी करना है जो करना है। तो लाइक जितना भी एनर्जी था मेरे अंदर, जितना भी था, मैं सब दे दिया था उस टाइम कि नहीं, लाइक यू कैन से फैमिली या फिर और भी कुछ इशू जो भी आप बोल सकते हो। लेकिन एक बार मैंने बहुत ही लाइक सोच लिया था कि इसी बार करना है इस चीज़ को, इस एग्ज़ाम को। इन्होंने एक मुझे चीज बोली थी, मुझे काफी अच्छी लगी, मतलब कि आई रेड एवरी सेकेंड आई हैड। यस मतलब वो लिटरली he meant it when he said it. Now I could feel it in his words that he actually meant it what he's saying. I read every second I had. So success is not easy. Hi everyone, welcome to this RBI Grade B 2023 Success Story Series. आज हमारे साथ है रोहित महातो। ये मेटलर्जी इंजीनियर है। अगर आप इनसे बात करेंगे, जो कि आप अब देखेंगे भी, यू विल गेट अ फील दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और ये अपनी जो लाइफ की स्ट्रगल्स है ना उसको बहुत कामनेस से बताते हैं। आपको लगेगा नहीं कि इन्होंने इतनी स्ट्रगल झेली है, तो ये इनकी एक खास बात है। बट इनके लिए भी ईजी नहीं था, इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स रही हैं। जब कॉलेज में थे तो इनके पापा की जॉब चली गई थी, सो ही हैज़ टू टेक ट्यूशंस टू मैनेज हिज फाइनेंसेस। और इनकी एक जर्नी में बहुत खास चीज़ है, बहुत सारे लोग ना गैप ईयर्स को देख के घबरा जाते हैं कि सर मेरे इंजीनियरिंग के बाद ना 2 गैप ईयर्स हैं, सर मेरे ग्रेजुएशन के बाद ना 3 गैप ईयर्स हैं, क्या इसका इंटरव्यू पे इम्पैक्ट होगा? इनकी जर्नी में भी गैप ईयर्स हैं, और ये बहुत यूनिक गैप ईयर्स हैं, ऐसे गैप ईयर्स कम ही देखे जाते हैं। सो इन्होंने +2 के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, बहुत होप्स के साथ कि अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, बट वो इंजीनियरिंग कॉलेज इतना अच्छा नहीं निकला। इन्होंने उस इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 साल लगाए, लेकिन उस 2 साल के बाद ही हैड टू टेक अ हार्ड डिसीजन कि ये इंजीनियरिंग छोड़कर यहाँ से दोबारा एग्ज़ाम देंगे, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है +2 वाला, और उसके बाद नया इंजीनियरिंग कॉलेज चुनेंगे। तो वो बहुत हार्ड डिसीजन था। तो इनके 2 गैप ईयर्स इंजीनियरिंग के अंदर ही हैं। दिस इज़ वेरी यूनिक। बाकी वर्किंग करते करते इन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी रहे हैं बीच में। और इन्होंने मुझे बताया था कि मतलब इतनी बुरी हालत थी कभी कभी तो कि ब्रश करते करते भी ये रिवीजन करते थे। बट गोल माइंड में था, मतलब एक बड़ा गोल था, पूरी एनर्जी झोंक दी, पता था कि अगर मेहनत रंग लाएगी तो जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो लेट्स वेलकम आज के जो हमारे इस सक्सेस स्टोरी में टॉपर आए हैं, रोहित महातो। वेलकम रोहित। थैंक्स सर। सो रोहित, कैसा फील हो रहा है? मतलब रिलीफ फील हो रहा है या फील हो रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है? आई वुड से सर दोनों। पहले तो रिलीफ, क्योंकि बहुत टाइम बाद अब आराम से थोड़ा रेस्ट करता हूँ, सोते रहता हूँ आराम से, कुछ नहीं करता। और या अच्छा जॉब है, अच्छा पोजीशन है, तो उसके लिए बूस्टअप भी फील कर रहा हूँ सर, दोनों। रोहित की थोड़ी जर्नी की बाद की फोटोज देखते हैं। पहले इन्होंने सक्सेस कैसे सेलिब्रेट किया, तो इनकी फोटो लाइए ज़रा एक। दमन, ये दमन की फोटो है, राइट? यस सर। तो आरबीआई सिलेक्शन के बाद ये दमन घूमने गए थे, और बिल्कुल टशन में आप देखेंगे इस फोटो में, और बिल्कुल ऋतिक रोशन स्टाइल लग रहा है थोड़ा। तो रोहित, हमें इस फोटो के बारे में बताइए, ये ट्रिप कब प्लान किया और आपने, और ये आपका सेलिब्रेशन ट्रिप था जो आप दमन घूमने गए थे? नो सर, ये स्ट्रेस रिलीफिंग ट्रिप था। अच्छा। वो अचानक मेरे जो दोस्त हैं जिसके साथ मैं रहता हूँ, तो दोनों ने कहा कि चलो अचानक से करते हैं एक ट्रिप दमन का, कार ड्राइव करके जाना, बहुत अच्छा लोकेशन, ड्राइविंग भी अच्छा है। तो बस एक बार दिमाग का सारे स्ट्रेस, बर्नआउट, जितना भी टेंशन, डिप्रेशन, जो भी बोलो आप, सब निकाल दिया कि अब लाइफ सेट है, अब थोड़ा एंजॉय करते हैं। एक और वीडियो देखते हैं इनकी सेलिब्रेशन का। ये वीडियो है आपके आगे। तो इसमें रोहित केक काट रहे हैं और इनके दोस्त हैं साथ में, दोज हु आर सेलिब्रेटिंग विद हिम। तो रोहित, ये भी एक सेलिब्रेशन मोमेंट था, इसमें भी आप बड़े कूल चिल लग रहे हैं, टाई वाई पहनी हुई है। अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताइए, उनके रोल के बारे में, अगर उनकी जर्नी में कुछ हेल्प रही हो आपको।
यस सर, सो सर द वीडियो में एक है मेरा फ्रेंड प्रियांशु जो कि लाइक कॉलेज और अभी ऑफिस में भी साथ ही रहता है, घर में भी मैं साथ ही रहता हूँ उसके साथ, और दूसरा हेमिल है जो कि लाइक मेरा ऑफिस मेट है। तो दोनों ही थे मेरे मोटिवेशन के सोर्स थे। लाइक प्रियांशु, लाइक मैं बोल सकता हूँ मुझको जितना भरोसा नहीं था वो हमेशा बोलता था कि अरे हो जाएगा भाई तेरा टेंशन नहीं, इस टाइप से। और जो कैमरा होल्ड करी वो लाइक वन ऑफ माई सिस्टर शिवानी। तो ये तीनों थे वहाँ पर उस टाइम मुंबई में प्रेजेंट। जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन लाइक हम लोग गए थे, फिर उसी दिन चले गए। उसी दिन चले गए नाइट को। चलो लाइक चले क्या गया, मतलब सब लेके चले गए कि चलो अब तो करना ही होगा सेलिब्रेट। तो उसी तरह ये मोमेंट बना फिर। बहुत सही। नहीं, हमें अपना सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहिए, और जो लोग उस जर्नी में हमारे साथ हो उनके साथ सक्सेस सेलिब्रेट करने का अलग ही मजा है। रोहित, एग्जाम की थोड़ी बात करते हैं अब, जर्नी की। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी जर्नी में एक चीज अगर कोई है विच यू थिंक राइट नाउ के दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन हेल्प यू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो एक चीज क्या होगी? सो द फॉरमोस्ट चीज जो मैं बोलूँगा वो है क्लैरिटी, कि आप क्या देना चाह रहे हो, क्यों देना चाह रहे हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कि अगर मैं आरबीआई दे रहा हूँ तो बस इधर उधर फ्लॉन्डर नहीं करना, भटकना नहीं है। आपको वो पता होना चाहिए कि मैं आरबीआई दे रहा हूँ, जो भी है जैसे भी है इसको करना है। वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कोई भी एग्जाम के लिए। क्लैरिटी से वो एक फोकस आ जाता है। फोकस आता है सर, वो फोकस आता है कि आप इसी एग्जाम को करोगे, आप उसकी स्ट्रैटेजी भी अच्छे से बिल्ड कर पाते हो, क्योंकि आप 2-3 जगह के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उसी एग्जाम के बारे में सोच रहे हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर मेरे लिए। बिल्कुल। और अगर आप अपनी जर्नी को अगेन देखते हैं, पूरी जर्नी को, इतने महीने आपने तैयारी की, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे कि भैया ये गलतियां मत करना, या ये चीज़ें अच्छे से कर लेना, जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी? क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके सो सर 4 या 5 पॉइंट शायद होंगे इसके। जैसे पहले तो सिलेबस, जो कि सबको करना चाहिए, सिलेबस अच्छे से कर लो। उसके बाद स्ट्रैटेजी बना लो। सिलेबस और स्ट्रैटेजी जब आपके पास रहेंगे तो उसके बाद आपको डिसाइड करना आपके टाइम मैनेजमेंट या इसके हिसाब से कि आप कैसे उसको करना चाहते हो। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सोचा कोर्स ले लूंगा, उसके थ्रू करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। एक गलती जो मैं पहले बता चुका हूँ, क्लियर रहना, वो एक गलती भी हो सकती है, या फिर अगर आप क्लियर हो तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। ये सब चीज़ें मिला के आप शायद, मतलब अगर आप इसमें अपने फुल हार्डवर्क वैसे जितना भी आपके पास एनर्जी आप दोगे और अच्छे से करोगे तो शायद हो जाएगा सर। और कोई एग्जाम में जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर सिटिंग स्टेमिना होना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल सर, ये आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। लाइक आप अगर फेज 2 की बात करो तो आपको पूरे दिन लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग हो जाता है बैठने के लिए एग्जाम में, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी थ्रू मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, एनफ मॉक टेस्ट दो ताकि आपको पता रहे, उस चीज़ को स्टिमुलेट करना होगा कि किस तरह से पूरे दिन तक मैं बैठ सकता हूँ। आई वुड से कि मैं जब एंड टाइम आ चुका था एग्जाम का, उसके थोड़ा टाइम पहले, बिकॉज से लीव्स तो नहीं मिलते हर टाइम ना, तो उसके पहले मैंने 10-12 का डाइट लीव ले लिया था और हर दिन मैं प्रैक्टिस करता था सुबह से शाम तक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल। तो सिलेबस हो गया, स्टेमिना हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस सर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो जो आप वो तो मैं कहूँगा आपको रेगुलरली करना चाहिए। पहले तो एग्जाम शुरू होने से पहले आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, और विद टाइम जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो तब भी उसको एनालाइज करते रहना चाहिए। तब ज़्यादा उनको टॉपिक पढ़ के ज़्यादा पता लगता है कि क्या पूछा गया है इसमें। यस सर, उस टाइम और अच्छे से क्लैरिटी आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है ना? नो सर। और इस एग्जाम में कहीं ना कहीं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आते हैं, और बहुत बच्चों का ये मानना है कि यार फाइनेंस इकोनॉमिक्स के बिना कैसे एग्जाम क्लियर होगा। तो हालांकि हमें पता है कि काफ़ी लोग क्लियर करते हैं, बट आपके मन में कभी डाउट नहीं आया कि यार मतलब मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मैं ये एग्ज़ाम क्यों दूँ, है ना, बैंकिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, तो शायद कोई और एग्ज़ाम दे सकते थे, तो मतलब आरबीआई ही क्यों चुना आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पेपर या फिर सारे यूट्यूब में भी लाइक कमेंटर्स भी बताते हैं, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स कोर नहीं है इसके, है ना, इट्स नॉट अ लाइक कोर फाइनेंस या कोर इकोनॉमिक्स। तो ये एग्जाम डुएबल था अनलाइक अदर बैंक्स जो कि प्योर बैंकिंग होते हैं जिसमें। और लाइक मैंने सोच लिया था कि नहीं, अगर क्या करूँ, यूपीएससी दूँ, आरबीआई दूँ, क्या दूँ। तो उस हिसाब से जब मैंने देखा कि नहीं, ज़्यादा सर्टेन है आरबीआई देना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा हाई है और इसका जो सिलेबस वगैरह है वो भी लाइक डुएबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक आप कर सकते हो, इवन आप कॉमर्स या फाइनेंस से नहीं हो तब भी, कि ये कोर फाइनेंस या कोर इकोनॉमिक्स नहीं है इसमें।
तो ये बड़ा एक वैसे यूनिक चीज़ है। जनरली लोग यूपीएससी देकर आरबीआई में आते हैं। इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भैया यूपीएससी शायद थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है, आरबीआई थोड़ा सा डुएबल है, वैसे वो भी बहुत मुश्किल एग्जाम है, उसको आप आसान मत मानिए। तो उनको शुरू से ही ये क्लैरिटी थी जो उन्होंने पहले ही बताई कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित, आपने मुझे बताया कि आपकी जर्नी में काफ़ी चैलेंजेस आए और उसमें से एक चैलेंज था कि जब आप कॉलेज में थे तो आपके पापा की जॉब चली गई थी। और कॉलेज शायद एक ऐसा टाइम होता है जब हम फुल टू ऐश करते हैं, क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, घर से पैसे लिए, खर्च दिए, नए कपड़े, नए शूज़, नई जीन्स। तो आपको कभी नहीं लगा कि एक अनड्यू प्रेशर आ गया आप पर कॉलेज में होते हुए ही? तब हम बच्चे ही होते हैं यार, कि घर में कुछ ठीक नहीं है तो पैसे मांगने में भी शर्म आती है। तो हाउ डिड यू मैनेज एट दैट टाइम? सर मैं कहूँगा सर मैनेज करना पड़ा मुझे, है ना। लाइक मेरे फैमिली ने कभी ये होने नहीं दिया कि पैसे नहीं है, मुझे इसे लगने नहीं दिया। वो भेजते थे पैसे जितने भी रिक्वायर्ड थे, लेकिन इट वाज लाइक दैट अमाउंट की जो जितने में काम हो जाए पूरे मंथ का। तो बहुत जगह मैनेज करता था। लाइक लोग जाते थे बहुत जगह, कुछ दोस्तों के साथ कम घूमना या ऐसे भी होता था। एंजॉय तो करता था मैं लाइक विद इन कॉलेज, बट मनी मैनेजमेंट लाइक बहुत अच्छे से मुझे करना पड़ा था उस टाइम। और जैसे मैंने बताया, मैंने लाइक घर में भी नहीं बताई ये बात कि मैं बीच बीच में बहुत जगह ट्यूशन्स पढ़ाने चला जाता था ताकि मुझे अपने खर्चे के लिए पैसे मिल जाए। तो इस टाइप से आपको करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कभी ऐसा नहीं लगा बाकी लोग तो ऐश कर रहे हैं? सर मैं भी ऐश करता था लेकिन उतना नहीं, है ना। लेकिन ऐश मतलब क्या है सर, जब कॉलेज में सारे दोस्त लोग एक साथ बैठ जाए और हो रहे बातचीत, माहौल, पैसे की क्या जरूरत है? क्या जरूरत सर। और मैं बताऊंगा सर, भले वहाँ पर डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग आते हैं कॉलेज में ना, लेकिन वहाँ जाके सब सेम हो जाते थे। जब आप सबके साथ रहोगे तो आप वहीं जाओगे जहाँ सब जा रहे हैं, तो वैसा एक हो जाता था। ऐसा नहीं मुझे फील हुआ कभी कि नहीं चलो बहुत ज्यादा ही कुछ बिल्कुल ऐसा ही दिक्कत हो रही है। हम्बल रहना चाहिए हमेशा। आपकी जर्नी में एक और दिक्कत है जो बड़ी यूनिक है। जनरली लोग गैप ईयर्स होते हैं पढ़ाई और जॉब के बीच में। आपके पढ़ाई में गैप ईयर्स हैं और वो ऐसे नहीं है कि कोई फेलियर था या फेल हो गए थे। वो गैप ईयर्स इनकी एक, मैं बोलूँगा कि मतलब बड़ी सोच के कारण है। तो आपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, 2 साल उस कॉलेज में लगाए और फिर आपको लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट एज पर माई ड्रीम्स, दिस इज़ नॉट वेयर आई वॉन्ट टू लैंड इन। तो आपने फिर एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया 2 साल बाद कि मैं दोबारा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूंगा, मतलब जो +1 +2 के बाद हम देते हैं, और एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज चुनूंगा, एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा जो अच्छा होगा, जहाँ बेटर प्लेसमेंट होगी। तो यार ये बहुत टफ है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है। +2 के बाद 1 साल भी ड्रॉप लेना ना बहुत टफ होता है। यस सर। लेकिन आपने 2 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद दोबारा उस पढ़ाई में गए, दोबारा उसको पढ़ा, एक अच्छा कॉलेज क्रैक किया। हाउ डिड इट हैपन? मतलब क्या सोच थी यार उस टाइम पे आपकी? सर सोच तो वही थी, मैं जैसे पहले बता चुका, लाइक 4 दोस्त थे हम लोग, साथ ही में कॉलेज ज्वाइन किए, साथ ही में सब शुरू किया। और बहुत सारे कॉलेजेस में लाइक इट बिकॉज प्राइवेट कॉलेज थी तो बहुत सारी चीज़ होती है वहाँ पर जो कि वो हम लोगों को नहीं लग रही थी। हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे उस जगह, उस प्लेस पर, वो लोकेशन, या फिर वहाँ कॉलेजेस के अंदर जो भी चल रहा था, जो भी प्रोमिसेस उन्होंने किए थे, जो भी फाइनेंशियली भी बहुत सारी स्ट्रगल्स थी जो कि करने पड़ रही थी। और मतलब एक बहुत सिचुएशन बन गया था जहाँ हम सब लोगों ने सोचा कि नहीं, मतलब अब कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैंने अपने सिस्टर से भी पूछा था उस टाइम कि क्या करूँ, मुझे यहाँ रहा नहीं जा रहा। तो वो घर में भी बात की, तो वो बोली कि चल छोड़ो, नहीं हो रहा तो आ जाओ। तो फैमिली सपोर्ट अच्छा था, तो इसलिए लाइक उस टाइम सपोर्ट, क्योंकि सब फैमिली का, सबका फ्रेंड्स तो साथ थे ही, तो इसलिए एक डिसीजन बन गया कि छोड़ देते हैं। टफ डिसीजन होगा, डिसीजन था सर, बहुत अच्छा रहा। अच्छा था, क्योंकि डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी किसी ना तरीके से। लेकिन एक था कि हाँ कुछ उस टाइम फिर माइंडसेट बन जाता है क्या स्ट्रगल करना होगा, आगे क्या होगा। मैं तो इवन लाइक इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और भी सोचा था, कहीं BSc टाइप भी कर लूँ। लेकिन उस टाइम था कि नहीं, जो सोचा है, मतलब मेरे मम्मी ने कहा नहीं बीटेक करना है तो इंजीनियर बनना है। तो फिर मैं लगा रहा कि चलो देखते हैं क्या होता है। बहुत हार्ड डिसीजन लिया होगा और रिस्क भी रहता है, बट दिस इज हाउ लाइफ इज, राइट। मतलब रिस्क तो लेने पड़ेंगे बट उनको मैनेज भी करना पड़ेगा। यस। आपकी जर्नी में एक और चीज़ है कि आप वर्किंग थे। बहुत सारे लोग वर्किंग निकलते हैं हर साल, लेकिन बहुत सारे लोग रोते भी हैं, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो 8 बजे वापस आता हूँ, मैं तो सुबह ऑफिस चला जाता हूँ। इट मस्ट हैव बीन हार्ड फॉर यू ऑल्सो टू प्रिपेयर वाइल वर्किंग।
और कई बार ऐसा भी लगता है कि मैं 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ यार, वो तो 6 घंटे पढ़ रहा है, वो तो 8 घंटे पढ़ रहा है, उसका तो बेटर चांस होगा। तो मतलब एक बहुत इनर मोटिवेशन चाहिए, मतलब है ना, 7-8 बजे ऑफिस से आके फिर देर रात तक पढ़ना, नींद आ रही है लेकिन जुनून है। कहाँ से आती थी वो मोटिवेशन, कैसे मैनेज होता था ये सब, जॉब भी, स्टडीज भी, फिर मतलब एक ड्रीम भी पूरा करना है, वो एक अलग प्रेशर है। सर जैसे मैंने पहले कहा था, डिसाइड तो मैंने पहले कर लिया था ये एग्ज़ाम देना है, और लाइक पता था अनसर्टेनिटी है, लेकिन था कि नहीं, जितना है अगर मैं अपना 100% दूंगा तो शायद इस साल ही निकल जाए ये एग्ज़ाम। तो उस चीज़ को लाइक माइंड में रखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, जो भी है अभी करना है। ऑफिस से आता था, थोड़ा देर ब्रेक लेता था, पढ़ता था, और मैंने भी अपने शेड्यूल इसी तरह बनाया था कि रात भर पढ़ो, जितना भी हो पढ़ लेना है, कंप्लीट करना है। तो मोटिवेशन सर आपको मुझे तो लगता है मोटिवेशन पहले तो आपको खुद अपने अंदर से लाना होगा, भले आप कहीं भी सीख कर रहे हो उसको, लेकिन खुद ही मोटिवेशन लाना होगा। अगर आपको खुद ही में डाउट है कि आप कर पाओगे कि नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए ये करना। लेकिन अगर आपका डाउट कम रहेगा कि आप कर सकते हो, तो शायद आप ऑफिस हो, किसी भी सिचुएशन में, चाहे मेरे से भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई हो, फिर भी वो कर सकता है, इज डूएबल। बट लाइक आपको अपना 100% देना होगा, अपना 100% देना है, प्रोसेस पे फोकस करो, मतलब रिजल्ट तो अब आएगा नहीं भी आएगा, बट मेहनत करते रहो। यस सर। कुछ और फोटोज देखते हैं आपकी, थोड़ा फन करते हैं, अब थोड़ा सीरियस डिस्कशन हुआ है। तो ये फोटोज है रोहित की, ये बीच पे है रोहित, रात के, मेरे ख्याल बहुत रात का टाइम लग रहा है, कुछ 12-1 बजे हुए हैं। तो ये बीच पे जाते थे, इसके बारे में जानेंगे क्यों जाते थे ये बीच पर रात रात को। और एक और फोटो देखते हैं, नेक्स्ट फोटो लाइए प्लीज। ये फोटो है रोहित की, ये भी रात की है, पाव भाजी खा रहे हैं भाई, मजे ले रहे हैं लाइफ के, ऐसा लग रहा है कोई टेंशन नहीं है, बट आई एम श्योर कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन रही होगी रोहित। इन फोटोज के बारे में बताइए। आपने बताया कि पढ़कर जब बर्नआउट हो जाता था, स्ट्रेस हो जाता था, तब आप ये बाहर जाते थे बीच पे या पाव भाजी पे, इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। yes, तो सर लाइक मैं जैसे बताया कि रात भर पढ़ता था, रात भर, और मुंबई में लाइक नाइट लाइफ इज गुड, आपको रात भर सब अच्छे से मिलते हैं। तो पढ़ने के बाद लाइक रात को आप 3 बजे तक पढ़ रहे हो, 2-3 बजे तक भूख तो लगेगी। तो बस हम और मैं और मेरा फ्रेंड, वो भी यूपीएससी की तैयारी करता था, तो हम लोग साथ ही में रहते थे। तो बस भूख लगी, चलो कुछ खा के आते हैं यार, फिर पढ़ेंगे। तो ये इस टाइप से सिचुएशन बनता था। बीच मेरे लिए एक रिलैक्सिंग पॉइंट था, जब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता था, बहुत अजीब लगता था मुझे, तो जाके मैं वहीं बैठ जाता था। बीच वॉज लाइक वेरी नियर टू माई रूम, सो इट वॉज ऑल ऑफ अ प्रोसेस कि जहाँ थोड़ा सा मैं अपने माइंड को रिलैक्स कर सकूँ। थोड़ा सा लाइक आप पढ़ते जा रहे हो, थोड़ा सा चिल होना चाहिए, थोड़ा सा आपको एक रिलीफ मिलना चाहिए माइंड में। तो बस ये इसी सब के बीच वो चीज़ था। बहुत बहुत मज़ा आता है। मुझे अभी भी याद है कि जब हम कॉलेज में एग्जाम्स वाले दिन में ही पढ़ते थे 2-2, 3-3 बजे तक, तब रात को खाने का ना अलग ही मज़ा आता था। वो पढ़ाई से ज़्यादा हम उसको लुक फॉरवर्ड करते थे यार, कि आज खाएंगे क्या, मैगी खाएंगे या परोठा खाएंगे, वो बहुत मज़ा आता है। वो ना हमें ऐसा भी लगता है कि मतलब हमने ये मतलब अर्न किया है, डिजर्व किया है कि हम पढ़ के आए हैं, अब हम खा रहे हैं। यस बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रूटीन तो बिजी रहता होगा ऑब्वियसली, मतलब वीकडेज में, तो कैसे, क्या रूटीन रहता था? कितने बजे आप ऑफिस से आते थे, या सुबह कितने बजे उठते थे? टाइम कब निकालते थे आप पढ़ने के लिए? ओके सर, जैसे मेरा ऑफिस टाइमिंग तो 10 to 6 था यूजुअल, बट जैसे आपको पता है ऑफिस के बारे में, तो 10 to 8 हो ही जाता था, 10 to 7, 8 हो ही जाता था। तो मेरा एक ही था कि जब भी मैं आऊँगा ऑफिस से, सुबह तो जैसे 9 बजे निकल जाता था, तो मैं शाम से अपना, क्योंकि शाम से स्टडी करता था, तो उस टाइम से बता रहा हूँ कि 7 या 8 बजे आना, हाफ एन आवर का ब्रेक है ना, और उसके तुरंत बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था। मैंने अपना टू डू लिस्ट एक दिन पहले बना लेता था कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने, ये सारे रिविजन्स करनी है, तो पहले बना लेता था, डिसाइडेड रहता था। उसके बाद मैं आता था, बैठ जाता था, आधे घंटे बाद बस फिर पढ़ना चालू, फिर अपना टू डू लिस्ट जो करते जाओ। या तो सर जैसे एग्ज़ाम जब नज़दीक आए तो लाइव क्लास होती थी एट टाइम, तो वो भी करता था, उसी हिसाब से चलता था मैं। और डिनर करना, फिर रात भर पढ़ना, और जब तक मतलब टू डू का सारा काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक पढ़ते रहो, फिर सोना, और फिर ऑफिस। ये हर दिन का स्केड्यूल बन चुका था। मतलब एक टू डू लिस्ट बना ली थी और उसको पूरा करके ही सोना है एकदम। किसी दिन चाहे 1 बज जाए, किसी दिन चाहे 3 बज जाए, बिल्कुल, मतलब एक पूरा दृढ़ निश्चय था। यस सर, ये तो था, ये करना ही पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा अगर एक बड़ा गोल रखना है। अच्छा, एक सच्ची बात बताना रोहित, ऑफिस में भी कभी कभी पढ़ते थे क्या बीच बीच में, यार अभी बॉस नहीं है, थोड़ा पढ़ लेता हूँ आधा घंटा,
है ना, तो ऐसा कुछ होता था? अरे बहुत सर, मैं ऑफिस में बहुत पढ़ा हूँ, मैं बोलूँगा मैंने बहुत पढ़ा है लेकिन जो भी पढ़ा है मतलब मैं बहुत प्लानिंग के साथ पढ़ता था। जैसे सुबह जाते ही 10 बजे मेरा एक था कि उस टाइम मतलब थोड़ा फ्री रहता थोड़ा सा, तो मैं बोलता था कि सुबह के हाफ एन आवर में मुझे पेपर कंप्लीट कर लेना, न्यूज़पेपर। हाँ, तो एक हाफ एन आवर 1 घंटा में मैं न्यूज़पेपर या जो भी उसके आजू बाजू जैसे करंट अफेयर्स कुछ वीडियो आ गए, फाइनेंस कृतिका मैम का फाइनेंस का वीडियो शायद एक दिन पुराना, कृतिका मैम के फाइनेंस की वीडियोस जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं। हाँ हाँ वो, या फिर कोई करंट अफेयर्स का वीडियो, वो सब जो भी आ गए वो सब मैं सुबह ही निपटा लेता था किसी तरीके से। अगर टाइम नहीं मिला सुबह को वर्क की वजह से, तो मैं क्या करता था, काम करते करते अपने यूट्यूब को ऑन कर लेता था, वीडियोस ऑन कर लेता था, उसे लाइक नॉर्मल कर देता था, मिनिमाइज कर देता था और बस सुनते रहता था उसको। तो ये जो लिसनिंग प्रोसेस था ये मैंने बहुत अपने हैबिट में डाल दिया था कि सुनते रहूँगा, सुनते सुनते बहुत बार रिवीजन ये सब। तो ऑफिस में तो इसी तरह की पढ़ाई हुई थी सर। और ऑफिस में न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे? सर लाइव मिनट में फॉलो करता था, द हिंदू का बस सोशल कभी कभी पढ़ता था मैं, लेकिन यूजुअली फाइनेंस न्यूज़पेपर में लाइव मिनट। और आपकी एग्जाम के लिए जो मैं अगर सोर्सेज की बात करूं, मतलब अल्टीमेट सोर्स क्या था? अल्टीमेट सोर्स था मेरा सर पहले तो कोर्स एडोटैप का जो कि मैंने ले रखा था। मैं सारे प्रैक्टिस कोर्स स्टैटिक या फिर करंट के मैगजीन्स वगैरह सब पहले तो, मतलब जैसे एफएम आपने उसमें से पढ़ा, बिल्कुल। करंट अफेयर्स उसमें से पढ़े, क्विज़ेस वगैरह उसमें से दिए। यस सर, तो प्राइमरी सोर्स तो वही था। उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज थे जैसे यूट्यूब में अदर चैनल्स के वीडियोस देखना, एक दो मॉक टेस्ट भी मैंने अलग लाइक प्लेटफॉर्म से लेके रखे थे। तो उस टाइप से प्रैक्टिस के लिए अदर सोर्सेज लाइक यूट्यूब एंड टेलीग्राम्स यू कैन से। चलिए रोहित, अभी एक और फोटो देखते हैं। तो ये फोटो रोहित ने शेयर की है इनकी जर्नी में, जब ये डाउट क्लास लगाते थे। तो मैं कुछ डाउट क्लास लिया करता था, रोहित उस डाउट क्लास को कितनी लगाए हैं वो यही बताएंगे। मेरे पास एक ही फोटो है अभी। तो रोहित, मतलब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि डाउट क्लास से क्या हेल्प हुई इसे, या स्पेसिफिक इसके रिगार्डिंग नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि मेंटरशिप की क्या इंपॉर्टेंस रहती है जर्नी में, एंड आपको कैसी मेंटरशिप मिली? सर आई वुड से सर मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ़ आप बिगनर हो, आपको एग्जाम के बारे में उतना आइडिया नहीं है, मतलब बस नॉर्मल आइडिया है, तो आपको मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यूजुअली लाइक बहुत बार लाइक सर आप बहुत बार आते थे इवनिंग में वो सेशंस लेने के लिए 6 बजे या फिर सुबह को 7 बजे संडे को। तो मैं तो बहुत डाउट्स पूछता था, लाइक इवन लाइक सीरियस डाउट कि ये कैसे करे सर सुबह में उठ कर पढ़ना है कि नहीं, रात को पढ़ना है कि नहीं, क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। इवन आपसे सर टाइम भी पूछा था कि 1 मंथ के अंदर कितना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो कैसे भी डाउट्स हो, तो मेंटरशिप से क्या होता है सर कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि मैं राइट तरफ जा रहा हूँ कि नहीं। फिर डिसीजन तो आपका ही होना होगा, उसमें आप जो डिसीजन लोगे वही होगा, लेकिन मेंटरशिप आपको एक गाइडेंस दे देता है कि क्या सर करना जनरली सही है, क्या आपको आपके लिए सही होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर डायरेक्शन मिल जाती है, एफर्ट तो देखो खुद का ही है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने कभी नहीं सोचा यार कि यार मैं कोचिंग क्यों ले रहा हूँ, मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ? क्योंकि मेरा मानना है कोचिंग जरूरी नहीं है, एफर्ट आप लोगों का ही है। मतलब कोचिंग सेकेंडरी है, खुद का एफर्ट पहले है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इंटेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब जुनून की, उसके बारे में बताइए। और आपने कभी सोचा नहीं कि सर मैं मतलब कभी सोचा नहीं कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही कर लेता हूँ? सर अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने नहीं सोचा कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन करूँ, बिकॉज आई वाज लाइक मैं स्ट्रेटजी बना चुका था। मेरे पास गिने चुने टाइम थे, कुछ आवर से टाइम थे। सेल्फ स्टडी के लिए सर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ही उसमें फोकस रहना पड़ता है, और अलग आपके स्ट्रैटेजी कोर्स नोट्स सब चाहिए होते हैं। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एक स्ट्रक्चर चीज, बिकॉज मेरे पास टाइम कम था, मुझे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना था। इसलिए मुझे स्ट्रक्चर में सब चाहिए था, सारे नोट्स स्ट्रक्चर में हो, सारे सिलेबस के चैप्टर स्ट्रक्चर में हो, तो सर मेरे लिए बहुत काम आसान हो जाता। मुझे ये पता था पहले से ये बात, इसलिए मैंने पहले ही कोर्स ले रखा था कि नहीं, मैं जब शुरू करूँगा एक बार स्ट्रक्चर में अगर हो जाए सब कुछ तो ठीक है। अगर किसके पास टाइम है, बहुत लोग लाइक क्लियर भी होते हैं, तो शायद वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इट्स अपॉन देम। लेकिन फॉर मी लाइक आई थॉट दैट अगर आपको सब चीज स्ट्रक्चर मिले, अच्छे से मिले, तो शायद आपका काम आसान हो जाए। बिल्कुल, बहुत सही है। मतलब बात वही है, टाइम इन्होंने बताया, टाइम तो देखो चाहिए अगेन, मतलब सेल्फ स्टडी में भी चाहिए और कोचिंग में भी चाहिए, बट इंटेंट तो जरूरी है। इंटेंट जरूरी है। आपका टोटल प्रिपरेशन टाइम कितना था? लाइक इन मंथ्स? इन मंथ्स
सर यू कैन से बिकॉज 8 to 9 months शायद। 8 to 9 months। हाँ। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर एक्चुअली, लेकिन जो प्रीवियस अटेम्प्ट था वो मैंने लाइक एक ही मंथ दिया था और मैं उस टाइम सीरियस भी नहीं था। मैंने कहा ना क्लैरिटी सर, उस टाइम मैं क्लियर नहीं था आरबीआई के लिए कि मुझे आरबीआई देना है। मैंने सिस्टर ने मुझे बताया था आरबीआई एग्जाम के बारे में कि दे दो, मैं बस अच्छा ठीक है देखते हैं क्या सिलेबस है करके दे देना है, ऐसा था। लाइक यस सर। तो ओवरऑल टाइम मतलब आपका 8 से 9 महीने हाँ, है जो मैंने preparation के लिए। प्रॉपर मतलब प्रिपेयर किया इस एग्जाम के लिए सोच के समझ के। और उससे पहले कोई ऐसा अपने रिलेटेड एग्जाम भी नहीं दिया जिससे इसकी तैयारी हुई हो? नहीं सर। बहुत बढ़िया, मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कई लोग 7-8 महीने में करते हैं बट उनका एक प्रीवियस बैकग्राउंड रहता है, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है इनकी। आपको एग्जाम की अगर बात करें, मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा, फेज 1 या फेज 2, एंड वाई? सर चैलेंजिंग का अगर बात किया जाए तो फेज 1 चैलेंजिंग ज़्यादा था, बिकॉज उसमें टाइम लिमिट थे और जीए का प्रिपरेशन, जीए वाज लाइक माउंटेन, इतना सिलेबस एकदम मतलब इतना पढ़ना इतना याद, तो मैं तो कभी इतना रट्टा मारा ही नहीं उस जिंदगी में जितना मुझे जीए के लिए मारना पड़ा था। तो चैलेंजिंग का बात किया जाए तो फेज 1, लेकिन अल्टीमेटली सर फेज 2 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरिट अगर चाहिए तो फेज 2 के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। सो रोहित, अगर हम फेज 1 या फेज 2 की बात करें मतलब एग्जाम में, तो ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा फेज है, फेज 1 या फेज 2? सो अकॉर्डिंग टू मी सर फेज 1 ज़्यादा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, और क्योंकि सर वहाँ बहुत टाइम मैनेजमेंट करना था एग्ज़ाम में, एंड जीए का सिलेबस लाइक ह्यूज था, बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा ही रटना पड़ता है उसके लिए, बहुत मेमोरी, बहुत फैक्ट्स, बहुत चीज़ याद करने पड़ते। तो फेज 1 ज़्यादा चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग के बाद। लेकिन आपको अगर मेरिट चाहिए तो आपको फेज 2 की भी पढ़ाई इक्वली हार्ड, मतलब इक्वली करनी ही पड़ेगी। लेकिन वो जो कट ऑफ निकालना प्रॉपरली, वो आई थिंक फेज 1 ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंस रखता है उस जगह। फेज 1 थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है। यस, इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल। कई बार ऐसा होता है कि फेज 2 की अच्छी तैयारी है, मतलब वहाँ सर्टन है कि आप अच्छे मार्क्स ले लोगे, बट फेज 1 ही नहीं क्लियर होता है। यस सर। बिल्कुल। तो क्वांट एंड रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी थी? क्वांट एंड रीजनिंग सर पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने पहले बेसिक कंप्लीट किया था, लाइक थ्रू द कोर्स एंड वीडियोस मैंने कंप्लीट किए थे क्वांट और रीजनिंग के सारे बेसिक्स। तो आई थिंक जन या फैब में, बिकॉज उस टाइम अप्रैल का सोच के मैं चल रहा था एग्जाम, तो उस टाइम मैंने बेसिक क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी मेरी थी सर कि मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा चाहे कहीं भी मिल जाए। तो पहले एडोटैप के क्वेश्चन ख़त्म किए, फिर मैं दूसरे कोचिंग्स में गया, जहाँ क्वेश्चंस मिले जो भी मिले जो फ्री क्वेश्चन जहाँ मैंने लगाते सब चला लगा गया। दिए सर कुछ नहीं छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा सर, बहुत क्वेश्चंस लगाए। इवन ये होता था ऑफिस में बहुत बार कि थोड़ा फ्री टाइम मिलता था, मैं बताया ना साइड में यूट्यूब खोल लेता था, तो अगर कोई बता रहा है उस टाइम किसी का लाइव क्लास चल रहा है या कुछ चल रहा है, कोई क्वेश्चंस बना रहा है, तो बस मैं क्वेश्चन बना लेता था ऐसे। तो जितना भी क्वेश्चन, तो क्वांट एंड रीजनिंग का एक ही है, बेसिक्स क्लियर करो और प्रैक्टिस करो। तो एग्जाम में कुछ ऐसे सिलेक्शन वाली टेक्निक भी थी, क्योंकि एग्जाम में 30 क्वेश्चन 25 मिनट में वो तो हो ही नहीं सकते। ये सर वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, लाइक आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही रहेगा आपको एग्जाम के टाइम में कि आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। बिकॉज मुझे ये पहले से पता था कि मैं चाहे जितना पढ़ लूँ उतने टाइम में तो नहीं कर पाऊंगा, तो आपको पूरे पेपर में गो थ्रू करना पड़ेगा पहले, और उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको वीक या स्ट्रॉन्ग एरियाज है। मैंने पहले ही ये अपने प्रिपरेशन टाइम में ये डिवाइड कर लिया था क्या मेरे स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज है, कहाँ ज़्यादा फोकस करना होगा मुझे। ये स्ट्रॉन्ग एरियाज वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो इसको लगा लूँगा जल्दी से। तो उस टाइप का सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आपका इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस, और आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में। आई थिंक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। जीए कितने महीने का पढ़ा था आपने? सर ओवरऑल जीए, क्योंकि मैंने अप्रैल का सोच के शुरू किया था एग्जाम, तो शायद नवंबर से मैंने चालू कर दिया था, बट नवंबर के टाइम में मैं यूजुअली स्कीम्स रिपोर्ट्स ही ज़्यादा पढ़ता था, स्कीम रिपोर्ट्स, पीआईबी न्यूज़, हाँ ना। जो अदर जीए के पार्ट होते हैं जैसे लाइक क्या फर्स्ट हुआ है न्यूज़ में, क्या स्पोर्ट्स है, डेज है, वो बेसिकली मैं बोलूँगा मैक्सिमम 5 मंथ्स का पढ़ा था मैंने, 5 मंथ्स का। तो नॉर्मल जीए मतलब जनरल अवेयरनेस 5 मंथ्स, लेकिन रिपोर्ट स्कीम्स हम लगा सकते हैं 7 मंथ्स। हाँ, आराम से। शायद वो फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो आपने ज़्यादा भी यस सर, यस सर। जीए में एक और बहुत दिक्कत है यार, मतलब मुझे भी इसका सोल्यूशन नहीं पता, फैक्चुअल बहुत है। तो आपके पास कोई सोल्यूशन है कि वो फैक्ट्स को हम कैसे याद रखें? मतलब रट्टा मारना इज वन ऑफ द टेक्निक्स एंड बार बार रिवाइज करना इज अनदर सोल्यूशन, बट एनी अदर सोल्यूशन यू हैव कि सर ऐसे हैंडल कर लो, हो जाएगा? कोई जादू? सर जादू तो नहीं है, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि फैक्ट्स याद रखने का और कोई सोल्यूशन मुझे तो नहीं पता है ऐसा सच। लेकिन आप शॉर्ट्स में बना सकते हो। मैंने कुछ
अपने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स के, जैसे एक्सेल सीट में, जो कि मैं यूज़ करता था रिवाइज करने के लिए चीज़ों को। और जितना क्लिप्स कर सको आप चीज़ों को, जितना इजीली देख सको, रिवाइज हर टाइम करो उसको। आई थिंक फैक्ट्स याद करने का और कोई जादू तो मुझे नहीं पता। इन्होंने वैसे बहुत इलेबोरेटिव नोट्स बनाए हैं एक्सेल शीट में, उसके ऊपर हम एक डिफरेंट सेशन करेंगे बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। बनाते सब हैं लेकिन इनका एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका था, तो उसके ऊपर हम एक डिफरेंट सेशंस करेंगे, सेशंस नहीं सेशन करेंगे। तो आप वो सेशन ज़रूर देखें इनका कि इन्होंने नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा और आपकी शायद जो प्रॉब्लम है कि रिटेन नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, वो शायद तक कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। जैसे रोहित कह रहे हैं कि जादू तो उनके पास भी नहीं है, बट मे बी देर इज़ अ स्टेप विच कैन टेक यू अहेड इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो आप ज़रूर देखें, वो एक अलग वीडियो आएगा हमारे चैनल पे। मॉक्स कितने दिए थे रोहित आपने? सर फेज़ 1 के, फेज़ 1 के, सभी फेज़ 1 के। हाँ। अच्छा, फेज़ 1 के तो सर आई थिंक 10 मॉक्स जो कि नॉर्मल रहते हैं, जो कि एडोटैप में थे, वो तो दिया था मैंने। उसके अलावा सर मैंने दूसरे कोचिंग के भी लिए थे स्मॉल मॉक्स, जो कि लाइक सेशंस के हिसाब से, लाइक क्वांट रीजनिंग, इसके सेक्शंस के हिसाब, या सेक्शंस के हिसाब से मैंने देते रहे थे। और यू कैन से ओवरऑल 20 मैंने पूरा टोटल, या मॉक्स 20-30 मॉक्स दिए थे टोटल। तो मॉक देने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता था आपका? मतलब कि बस मॉक दे दिया, खत्म, नंबर आए, खुश हो गए, उदास हो गए, या फिर यू यूज्ड टू टेक समथिंग आउट ऑफ दैट मॉक? नो सर, लाइक मॉक देने का मोटिव ये रहता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग वीक एरिया सबको पहचानो। आपको बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करने पड़ेंगे। मैंने उसके लिए भी एक सीट बनाया था आपने, कि मैं क्या वीक कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर से आप वो गलती ना करो, और आप उसको मतलब एक नेक्स्ट स्टेप दो आप उस चीज़ को, कि आप फिर से कैसे उसको सुधार सकते हो। तो ओवरऑल एनालिसिस मॉक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने मुझे बताया कि फेज़ 1 का तो हमने डिस्कस कर लिया है, अभी हम थोड़ा फेज़ 2 पे मूव कर जाते हैं। फेज़ 2 में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? मतलब वैसे तो फेज़ 2 देखो, मतलब मुझे लगता है कि इजी पार्ट है, चीज़ें सर्टन है, अगर आप टाइम लगा हुए तो कर लोगे, पर फिर भी सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? सर सबसे चैलेंजिंग आई वुड से डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? यस सर, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। मुझे लिखना पसंद है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी जो आप टॉपिक लिखते हो उस टाइम लिमिट में, ये बड़ा चैलेंजिंग है। बिकॉज आपको सर्टेन टाइम में उतने क्वेश्चंस करने हैं, वर्ड लिमिट मैच करना है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आपको एक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके लिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट था डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज अल्टीमेटली आप अगर स्टैटिक पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। मतलब वो सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है उसमें। लेकिन डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आपको कंटेंट चाहिए, फैक्ट चाहिए, आपको राइटिंग स्पीड चाहिए, आपको लिखने का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और एक ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए इस डिस्क्रिप्टिव को हैंडल करने के लिए। तो वो आई थिंक सर बहुत ही ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग कंसेप्ट। तो आपने क्या किया अब इसको अपना एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को स्ट्रॉन्ग एरिया बनाने के लिए? यू मस्ट हैव डन समथिंग। यस सर। तो क्या क्या चीज़ें थी जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप भी ये करें? सर जैसे मैंने पहले बताया, मैंने अपने एक्सेल शीट बनाई थी, उसमें मैं अपने फैक्ट्स को रख लेता था, कंसोलिडेट कर देता था फैक्ट्स को, है ना। मैं जनरल टॉपिक्स भी लिख लेता था, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं, है ना। तो उस टाइप से मेरे पास एक स्ट्रक्चर तैयार था पहले से फैक्ट्स का। दूसरा सर, मैं मुझे फिर सेकंड में उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से जाना, इंट्रोडक्शन, बॉडी क्या होती है, कैसे लिखते हैं, ये सब मुझे अच्छे से मैंने उसके बारे में पता किया, और अपना भी जो भी स्किल था उसमें लगाया कि इस टाइप से लिखूंगा, प्रैक्टिस की थोड़ी। और नेक्स्ट है सर जो प्रैक्टिस, टाइपिंग प्रैक्टिस आपको करते रहनी होगी, आपको टाइप करना है, एग्जाम में लिखना नहीं है। तो इस तीनों चीज़ों को मिला के बार बार प्रैक्टिस करने से आई थिंक सर डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा सबका। एडिटोरियल्स पढ़ने से भी डिस्क्रिप्टिव में कुछ हेल्प मिली? यस सर, एडिटोरियल्स बहुत हेल्प करती है। एक्चुअली में एडिटोरियल्स आपको, जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया स्ट्रक्चर की कैसे लिखना है, उसमें बहुत हेल्प करती है। आपको पता चलेगा कि करंट में क्या हो रहा है, कैसे लोग लिखते हैं, उनको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो वो सब चीज़ आपको एडिटोरियल पढ़ने से इन्फॉर्मेशन आएगी, और जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे आपके माइंड सबकॉन्शियसली आपके माइंड में एक एरिया बनते रहेगा जहाँ आपको बहुत चीज़ आप जानने लगोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और मैं कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ। आपको मतलब फिर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बनने लगता है। यस सर। एफएम की प्रिपरेशन कैसे की आपने? मतलब आई थिंक एफएम इज द मोस्ट स्कोरिंग एरिया, एवरीबॉडी वुड एग्री, ज़्यादातर लोगों के एफएम में ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो उस पर क्या स्ट्रैटेजी थी, कितना टाइम लगाया आपने? सर अगर मैं इनिशियली बात करूँ फर्स्ट रीडिंग की, तो एफएम मुझे अप्रॉक्स 1.5 या 2 मंथ्स लगे थे पहले गो करने के लिए। कहाँ से पढ़ा था आपने एफएम? एफएम सर एडोटैप से ही पढ़ा था। एक्चुअल में एडोटैप का कोर्स था, वीडियोस था, नोट्स थे। तो जैसे मैंने बताया मुझे सब स्ट्रक्चर में चाहिए था पहले से ही। एडोटैप का ही मैं हर एक चैप्टर को पढ़ते गया,
को उसके लाइक कंसेप्ट नोट्स को पढ़ते गया। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैं समरी नोट्स में ही लिख लेता था, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो प्रिंट आउट करके समरी नोट्स की उसी में लिख लेता था, नोट्स नहीं बनाए थे मैंने। एक बार आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए, बेसिक कंप्लीट हो जाए, फिर आपको उसको बहुत रिवीजन करना। मैनेजमेंट आई थिंक मैंने सर 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा, मैंने 3-4 तो कर ही लिया था मैंने। नोट दिस डाउन गाइस। ये सब और ये है कि ये नहीं कि हर बार आपको पढ़ के रिवाइज करना है। 2 रिवीजन के बाद, 2-3 रिवीजन के बाद जब आपको चीज़ें याद होने लगे, तब मैं सर उसके क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज ज़्यादा करने लगा था, यानी सेकेंड रिवीजन के बाद क्वेश्चन ज़्यादा लगाने लगा था। और जो भी जैसे मुझे पता है कम्युनिकेशन जैसे बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन मैं बताऊँगा सर मुझे पता नहीं क्यों उसमें कुछ टॉपिक्स जो समझ में नहीं आते थे। पता नहीं क्यों ऐसा था मेरे साथ, कुछ टॉपिक्स थे 1-2, तो जब मुझे पता चला ये वीक है, क्वेश्चंस लगाने के बाद तो मैं उसको वापस से रिवाइज किया जाके कंसेप्ट नोट्स के थ्रू, और फिर वो ठीक हो गए, मेरे स्ट्रांग हो गए वो पार्ट। तो उसी तरह आपको एनालाइज करना होगा और अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहना होगा। लाइक चेंज इंपॉर्टेंट है, आप जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आपको उस हिसाब से चलना होगा। तो जब आप एफएम पढ़ते थे साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कर ही रहे थे, आपने बताया, डिस्क्रिप्टिव भी साथ साथ करते थे या वो आपने एंड में किए जाके? सर यूजुअली तो मैं जितने भी कैंडिडेट से सबको बोलना चाहूँगा डिस्क्रिप्टिव करने चाहिए आफ्टर चैप्टर्स, मतलब लगाने के बाद, लेकिन मेरा टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा था सर मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था एक्चुअल में पूरा। और क्योंकि सर मैं कहूँगा बहुत सारे कैंडिडेट से मुझे डबल मेहनत करना पड़ा, क्योंकि मुझे फाइनेंस नहीं आती थी। मेरे लिए सारे टॉपिक्स, मैं रेपो रेट पहली बार सुन रहा था ये होता क्या है, तो मेरे लिए सारे टॉपिक्स पूरे न्यू थे। मेरा प्रीवियस भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ के बारे में। इकोनॉमिक्स मैंने एक बार 1 सेमेस्टर पढ़ा था बस, तो मुझे सब चीज़ को समझने में बहुत टाइम लग रहा था, हर पॉइंट्स को, बैंकिंग के टर्म्स को, फाइनेंस के टर्म्स को, मैनेजमेंट के टर्म्स को, तो मुझे टाइम लग रहा था, तो मेरे पास उस टाइम इतने नहीं थे। लेकिन सर जब मैंने एक बार 1 मंथ पहले 2 मंथ जब मैंने शुरू किया था डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस एफएम का, तो मैं लगातार करते चला गया। उसके बाद मैं हर चैप्टर्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लगाता था। इवन सर मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव आपको टाइप तो करके प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपके अंदर होना चाहिए, मतलब आपको उसके टॉपिक्स को आपके अंदर होना चाहिए। बहुत बार मैं जैसे चाय पीने जाता था और मैं क्वेश्चंस देखता था फ़ोन में, और मैं बस अपने माइंड में उसका आंसर्स बनाता था, क्या आंसर्स है, और फिर उसके जो लाइक यू कैन से सैम्पल आंसर्स होते थे वो देखता था, मैच करता था माइंड में ही बना के क्या होता है। तो इस टाइप से मतलब कुछ रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, ऐसा। मतलब यू वर टोटली एनग्रॉस्ड इनटू दिस के जहन में वो चलता रहता था, तो उसके ऊपर मेहनत हो रही थी कहीं ना कहीं। अगर 100% नहीं था तो 30% एट द बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चल रही थी कि इसको इम्प्रूव करना है, इस पे काम करना है। यस सर। एफएम में करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा आपने? जो भी सर लाइक वीकली नोट्स आते थे, FMGA PI भी आती थी, मैगजीन टैब की, और बाकी जो भी कोचिंग्स है उसमें से मैं क्वेश्चंस जो भी यूट्यूब वगैरह में आता था, टेलीग्राम में, वो बनाते रहता था। तो करंट के लिए तो बस वही रेगुलर रीडिंग, न्यूज़पेपर्स, एंड जो भी आपका सर्कुलर्स आ रहा, RBI नोटिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI नोटिफिकेशन या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मतलब 6-8 मंथ्स का कंप्लीटली रेगुलरली अपडेटेड रहना होगा उसके रिगार्डिंग। फिर FM में तो लाइक अदर न्यूज़ स्कीम्स तो लाइक ESI में है। FM के लिए इतना ही सर। और जब आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे एफएम या ESI की, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए कुछ अलग किया या लगा कि इसी से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी तैयारी हो जाएगी? सर ऐसे वगैरह का पॉइंट्स तो जैसे एडिटोरियल वगैरह से कवर हो जा रहा था। ऐसे इज लाइक अ क्वेश्चन इन ESI। यस सर, इट वाज, एंड दिस टाइम इट वाज एक्चुअली। तो वो तो ऐसे हो जा रहा था। मैं कहूँगा इंग्लिश का मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, बट आई वुड सजेस्ट कि करो प्रैक्टिस, और अच्छे मार्क्स आएंगे, इजी हो जाएगा कट ऑफ निकालना। बट मैं लाइक बिकॉज ऑफ माई टाइम रिस्ट्रिक्शंस में एंड में उसको शुरू किया था। एंड एक बार देखा था, नरवी सर बताते थे कि कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बताते थे, तो वो एक बार देख लिया था मैंने। उसके बाद बस लास्ट के कुछ 20 डेज या 30 डेज में मतलब उसको पूरा किया। अगर आपको अपने मार्क्स याद है तो मार्क्स भी बताइए, बिकॉज अक्सर मैं मार्क्स पूछना भूल जाता हूँ, क्योंकि जब हम इंटरव्यू सीरीज शुरू करते हैं तब तक मार्क्स नहीं आए होते हैं। लेकिन रोहित अब आज जब आए हैं तो मार्क्स आ चुके हैं, अगर याद है तो आप बता सकते हैं। सर सारे मार्क्स तो याद नहीं आ रहे मुझे। फेज 2 में? हाँ सर, आई थिंक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 60 आया था मेरा। 60? हाँ ठीक है। और ये दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर में 33-35 था। 33-35 Yes, गाइस बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मतलब ये तो एक विनिंग स्कोर है। तो
बहुत अच्छे मार्क्स, टोटल अच्छा ही आया होगा आई होप आप। ऑब्जेक्टिव का मार्क्स याद नहीं आ रहा है सर, इंटरव्यू बहुत खराब था मेरा। इंटरव्यू की बात करेंगे, इंटरव्यू के मार्क्स भी जानेंगे। सर इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे वैसे आपके? 39। 39, तो मतलब इनके फेज 2 में अच्छे ही मार्क्स होंगे क्योंकि इंटरव्यू में कम है, दैट्स व्हाई देन आल्सो ही हैज मेड इट टू द फाइनल लिस्ट। मतलब लेकिन एक बात क्लियर है, मैंने मार्क्स ही इनके इसलिए पूछे क्योंकि इन्होंने डिस्क्रिप्टिव में बहुत मेहनत की थी, सो आई गॉट क्यूरियस के इनके मार्क्स कितने हैं डिस्क्रिप्टिव में। दे आर रियली गुड, 33, 35, ऑलमोस्ट लाइक यू आर टचिंग 70% मार्क्स, राइट? बिकॉज आउट ऑफ 50 यू आर गेटिंग 35, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और इंग्लिश में 60 इस साल बहुत अच्छे मार्क्स हैं मेरे हिसाब से, इतने लीनियंट मार्किंग नहीं की गई है। ESI की प्रिपरेशन के बारे में कुछ टिप्स देना चाहें आप? ESI के प्रिपरेशन मैं बताऊंगा सर कि जो सोशल इश्यूज है उसको आप पेपर से ही पढ़ो, आई मीन न्यूज़पेपर से पढ़ो, बाकी सोर्सेज से पढ़ो, जनरल प्रिपरेशन करो, ज़्यादा स्टैटिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पूछा नहीं जाता है। और स्कीम्स स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा जो होता है वो कर लो अच्छे से, क्योंकि उससे बहुत बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इस साल नहीं आए थे लेकिन आते हैं, आ जाते हैं है ना? कभी। लेकिन ESI पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्कीम्स का रिवीजन, PIB का रिवीजन, रिपोर्ट्स का रिवीजन, और सिलेबस का एक रिपोर्ट जो भी हो आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। सिलेबस के रिपोर्ट्स के बारे में बताओ कुछ, इस बार काफी क्वेश्चन आए थे उनमें से। सर इस बार आए थे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस सब के क्वेश्चन आए थे, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। हाँ, तो सर एक्चुअली मैं जब शुरू में सिलेबस देखा था अपडेटेड वाला, तो मुझे लगा कि नहीं ये तो रिपोर्ट एंड में मैं सोचा कि नहीं यार ये रिपोर्ट हो सकता आ जाए, पढ़ लेता हूँ एक बार। तो एंड के टाइम में मैंने कुछ उसको पढ़ लिया था, गो थ्रू कर लिया था। मैं जस्ट लाइक गूगल किया समरी ऑफ दिस रिपोर्ट, आया, पढ़ लिया, हो गया, और लग था कि रिपोर्ट आ ही गया। बच गए, कई बार किस्मत भी आपके साथ हो तो भी आपका सिलेक्शन होता है। चलिए रोहित, अभी लास्ट चीज पे मूव करते हैं आज के इस इंटरव्यू में, जिसमें हम इंटरव्यू के बारे में ही बात करेंगे कि आपके इंटरव्यू में मार्क्स ठीक है वैसे, 39 इज नॉट लेस, लोगों के 15-17 भी आते हैं, तो इंटरव्यू के बारे में बताइए। और आपको भी लगता है कि कम मार्क्स आए आपके? सर इंटरव्यू तो सर लाइक मेरा बहुत ग्रिलिंग था, इवन फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई, बट द चेयरमैन थे वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट थे मेरे से। मतलब मेरा, आपको लगा फ्रस्ट्रेट थे, शायद वो उनकी ट्रिक हो आपको टेस्ट करने की, टेम्परामेंट टेस्ट करने की। हाँ सर, मैं बोलूँगा इंटरव्यू में मैं तो बहुत काम और कॉन्फिडेंस था, लाइक मैंने कहीं भी हड़बड़ाया नहीं, कुछ ऐसे मतलब कुछ नहीं दिए, एक्सप्रेशंस भी कम ही दिए, नॉर्मल थे। लेकिन आई थिंक जैसे 1-2 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, मे बी इस वजह से। एक क्वेश्चन लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन का था, जो कि उन्होंने पूछा था, जो लाइक वो डेटा पूछ रहे थे रेट, लेकिन मुझे लगा कि वो इंडेक्स के बारे में पूछ रहे, वो बहुत दूर बैठे हुए थे एक्चुअली मुझसे और स्लो बात कर रहे थे, तो मैं वहाँ मिस आउट कर गया उस चीज़ को और इंडेक्स के बारे में पूरा बता दिया अच्छे से, और वो बोले ये तो नहीं पूछा मैंने। तो वहाँ एक मिस्टेक हुआ था आई थिंक सो मेरा। ओवरऑल सर मैंने अपना बायोडाटा इसी तरह डिज़ाइन किया था एक्चुअल में कि इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाए मेरे दिन, तो बायोडाटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू की, तो उसको मैंने लिखा था उस तरह। मैंने अपने हॉबी में ब्लॉग राइटिंग डाला था, क्योंकि मैं लिखता था बीच बीच में ब्लॉग्स, तो डाला था, और मुझे पता था अगर वो ब्लॉग के बारे में पूछेंगे मैं बताऊंगा मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का ब्लॉग लिखा है ऐसा, और मैं उसके बारे में तो मेरा बहुत सारे इंटरव्यू फाइनेंशियल इंक्लूजन में चला। एक क्वेश्चन वाली मैंने गलत किया लेकिन चला उसी में, और ग्रिलिंग भी हुई थी, अच्छी खासी ग्रिलिंग हुई, कुछ बैंक्स के भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे। जैसे आपने पूछे सर क्यों लगा कम मार्क्स है, तो आई थिंक सो इस वजह से ही ये ग्रिलिंग को आप शायद अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। मतलब नहीं सर, आई डोंट, आपका टेम्परामेंट कूल था, मेरा टेम्परामेंट कूल था, बट आई थिंक वो लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्वेश्चंस के बारे में, मे बी पर्सनालिटी में या कुछ भी, मतलब there are n number of things, it's very subjective, you don't know, है ना? या दैट्स वाई सर आपको इंटरव्यू में फुल्ली डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में ही नहीं, आप कितने भी अच्छे दो या कुछ भी नहीं जानते हो कि वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या उस टाइम जज कर रहे हैं आपके बारे में, वो 15 मिनट ही बड़े डिफाइनिंग होते हैं, उसमें आपको पता नहीं कि आप भी अपना कई बार नेचुरल नहीं होते हो। जब आप हो वो दिखते नहीं हो, और उससे कभी फायदा भी होता है क्योंकि आप अच्छे बन गए हो, कभी नुकसान भी होता है क्योंकि आप अपने लेवल से भी नीचे चले गए। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने क्या क्या पढ़ा था? एक तो आपने बोला कि आपने बायोडाटा को बहुत अच्छे से भरा, और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो प्रिपरेशन में ध्यान रखनी चाहिए इंटरव्यू की? सब मॉक इंटरव्यूज जितने हो सके लगाने होंगे आपको, मॉक इंटरव्यूज, उससे आपको बहुत ही प्रैक्टिस होती है। फिर आपको अपने बारे में जानना होगा, अपने आसपास के बारे में जानना होगा, करंट अफेयर्स जो भी उस टाइम चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस करंट न्यूज़, करंट डेटा,
और एट लास्ट जो भी आपने स्टैटिक जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा बड़ा रिवीजन आपको करते रहना होगा। कि मुझे भी जैसे बहुत स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, जो कि मुझे लग रहा था, तो आपको ओवरऑल एक अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना होगा, उसके अराउंड टाइम मैनेज करना होगा कि आप कैसे 15 मिनट में अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो। अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लिया गया तो आप क्या बोलोगे, ये सब प्रिपरेशन थ्रू मॉक्स एंड ऑल हो जाएंगी। यस सर। तो मॉक्स में आपको कैसा फीडबैक मिलता था, मतलब मेहनत और करो या अच्छा फीडबैक मिलता था या बुरा फीडबैक मिलता था? यूजुअली सर मोस्ट ऑफ द मॉक्स में मुझे अच्छे ही फीडबैक मिले थे। मुझे यूजुअली बोला गया था कि यू हैव गुड नॉलेज, बट लाइक बहुत जगह हर मॉक में, तो जैसे कहा कि सर वो 15 मिनट सबके लिए अलग होते हैं, हर मॉक में मैंने अलग गलती की थी। किसी में मैं मिस्टेकली कुछ और बोल देता था, किसी मॉक्स में आई थिंक मैं फंबल कर जाता था। तो हर मॉक का एक अलग स्टोरी था, लेकिन ओवरऑल जब सारे मॉक्स खत्म हो गए तो मुझे पता था कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है। बात सही है, मतलब आप एक सारे मॉक्स को एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं, हर मॉक में डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। It's really nice of Rohit to come here and share his strategy, अपनी स्ट्रगल जर्नी, सबके बारे में रोहित ने बहुत खुल के बताया। और जैसा मैंने बोला था, इनकी स्ट्रगल को देख के लगता नहीं कि इतनी स्ट्रगल थी, बिकॉज ये बड़ी कामली बड़ी कूलली बताते हैं। ऐसे ही हमें अपनी स्ट्रगल से फाइट करना चाहिए, प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। रिजल्ट विल कम इफ द प्रोसेस इज राइट, मे बी टुडे मे बी टुमारो, बट आई एम श्योर द रिजल्ट विल कम। सो रोहित, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर स्ट्रैटेजी। Thank you. Bye-bye.